हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और उसी के साथ जो है आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका रिवीजन। और हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, दैट इज फ्रॉम द यूनिट नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ, जैसे कि अभी तक हम हर सब्जेक्ट का रिवीजन करते आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनेशनल मार्केटिंग यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले बात करें कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है। तो जब हम अपनी कंट्री के बियॉन्ड जब कोई बिजनेस करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, एक्शंस करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, उसे ही हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कहते हैं। ओके, आइए पढ़ते हैं इसको। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज. The procedure of planning and executing the rates, promotion and distribution of product and services in the worldwide is जो है क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग? जो है ट्रेडिंग जब गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग कंट्रीज में होती है तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी एक्सिक्यूशन कि क्या रेट लगाया जाएगा, क्या प्रोसीजर हो गया, क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगा ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसी को ही हम क्या कहते हैं? दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, अब इसमें फर्दर जैसे कि क्वेश्चन जो है हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा वे यही रहेगा कि हम टॉपिक का आइडिया ले लें कि टॉपिक हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। जिस तरीके से आपकी नंबरिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल 7 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपकी डीलिंग जो है वो डिफरेंट रहेगी। 9 मार्क्स 12 मार्क्स का आएगा तो उसमें जो है आपकी नंबरिंग डिफरेंट रहेगी। कहीं कहीं पे क्वेश्चन 16 मार्क्स के भी आते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डीलिंग करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम टॉपिक समझेंगे और बीच बीच में हम ये भी आइडिया लेंगे कि इसके आंसरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया तो, है ना, ताकि जो है आपको ओवरऑल क्लैरिटी मिल पाए रिगार्डिंग द टॉपिक। तो आप आराम से इत्मीनान से जो है उसको समझते जाइए, अपने नोट्स बनाते चलिए, ताकि जो है आपको और आसानी हो, बहुत अच्छे से एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहां पे दिक्कत होगी तो आप वापस से नोट्स रेफर कर लीजिए, है ना। तो दिस विल हेल्प यू। अब इसको हम फर्दर एलॉबरेट करें, डिटेल में देखें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल मार्केटिंग, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बिजनेस होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, promoting, advertising a company's product और services across national borders. जब हम हमारी कंट्री के बाउंड्रीज के बियॉन्ड जब बिजनेस करते हैं, उसमें प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका प्रमोशन करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, ये सभी चीजें जो हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग या हम उसे कह सकते हैं ग्लोबल मार्केटिंग में शामिल है। इट मे इन्वॉल्व मार्केटिंग प्रोडक्ट्स इन वन और मैनी फॉरेन कंट्रीज। और ये हो सकता है कि हम मार्केटिंग जो कर रहे हैं प्रोडक्ट की वो एक कंट्री से ज्यादा में कर रहे हैं। ऑफन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल कंट्रीज क्रिएट अ यूनिक मार्केटिंग प्लान्स फॉर ईच लोकेशन। और ऐसी कंपनीज जो कि बहुत सारी यानी मल्टीपल कंट्रीज के साथ जो है बिजनेस करती हैं, तो वो अपने यूनिक मार्केटिंग प्लान्स बनाती है हर लोकेशन के लिए जो है। बिकॉज हर लोकेशन या हर कंट्री के लिए अलग प्लान्स क्यों बनते हैं दोस्तों? बिकॉज सभी कंट्रीज का जो है वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है ना, वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत अलग है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत अलग है, एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है, सोच बहुत डिफरेंट है। तो इन सभी चीजों के कारण जो है इट इज द यूनिक मार्केटिंग प्लान्स जो है बनते हैं। द स्ट्रेटेजी अलाउस मार्केटर्स टू आइडेंटिफाई एंड सेगमेंट potential customers based on the unique culture of a specific country. अब यहाँ पे क्या जो स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी मार्केटर्स को अलाउ करती है कि वो ये आइडेंटिफाई करें कि उनके पोटेंशियल कस्टमर्स यानी आने वाले कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं बेस्ड ऑन द यूनिक कल्चर ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री। अब यहाँ पे सभी कंट्रीज के लिए अलग अलग प्लान होते हैं। ऐसा क्यों? यदि हम बात करें मैकडोनल्ड्स की, है ना, विच इज वेरी फेमस ब्रांड जहां पे आपको फूड बेवरेजेस मिलते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि जो फूड बेवरेज बोले
वो यदि यूएस में सेल आउट होता है और जो यहाँ पे होता है, तो दोनों में टेस्ट डिफरेंस होता है। जो यहाँ पे दैट मीन्स इंडिया में होता है, तो उसमें टेस्ट डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज वहाँ की लाइकिंग एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है कस्टमर्स का। और जब मैकडी जो है यहाँ पे खुल रहा था इन इंडिया, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया अपनी मार्केट रिसर्च से कि यहाँ के लोगों का टेस्ट जो है डिफरेंट है। तो जब उन्होंने बर्गर स्टार्ट किया, तो दैट इज वेरी ऑफ डिफरेंट टेस्ट जो बर्गर जो है बाकी कंट्रीज में मिलता है। तो वो यही चीज आइडेंटिफाई करते हैं हर लोकेशन के हिसाब से कि यहाँ के कस्टमर्स कौन बन सकते हैं, कौन है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी ऐसे कस्टमर्स जो बनने वाले हैं, और इनकी लाइकिंग थिंकिंग किस तरीके से है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग। मीनिंग को डेफिनेटली समझना एक बार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम इंटरनेशनल मार्केटिंग है। पूरा सब्जेक्ट जो है इसी पे बेस्ड है, 5 यूनिट्स हम इसी पे ही बेस्ड पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है। तो ऐसी मार्केटिंग या ऐसा ट्रेडिंग जो हम एक कंट्री से ज्यादा जगह पे करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, और हम इसे ग्लोबल मार्केटिंग भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग का मीनिंग देखा, लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या फीचर्स हैं या क्या एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि आपने और ज्यादा क्लासेस ली होंगी तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जब क्वेश्चन फीचर्स के नाम से आ सकता है, तो और किसके नाम से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो फीचर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो ये सभी, या फिर क्वालिटीज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, इस तरीके से क्वेश्चंस जो है किसी भी वे में आ सकता है। सो लेट अस डिस्कस। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है हमें मदद करती है सेल्स को इंक्रीज करने में। जैसे कि जब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केटिंग होगी, यानी सिर्फ एक ही कंट्री में, जिस कंट्री में वो कंपनी बिलोंग करती है वही बिजनेस होता है, तो ऑब्वियसली एक लिमिट तक ही आप आपकी सेल्स कर पाएंगे। लेकिन यदि आप एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी है यदि आपकी, तो आपकी सेल्स जो है उससे इंक्रीज हो गई। तो ये फायदा है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। स्कोप जो है वाइडर है। डोमेस्टिक कंट्री में जो है नेशनल लेवल पे ही हम बिजनेस करते हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पे यानी विद इन द सॉरी ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज के साथ मल्टी लेवल पे जो है हम वर्ल्ड वाइड जो है बिजनेस करते हैं। सो इट हैज अ वाइडर स्कोप। देन स्केल्स कॉस्ट, यहाँ पे आपकी स्केलिंग जो है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? प्रोडक्शन स्केल्स की। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बैलेंस होगा, आपका डिक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वांटिटीज जब बढ़ती जाती हैं प्रोडक्शन की, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में इम्पैक्ट आता है। तो ये आपका स्केलिंग होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होगी। देन एक्सपांड मार्केट शेयर बढ़ेगा। पहले कहीं ना कहीं जब एक ही कंट्री में बिजनेस होता था तो मार्केट शेयर जो है लिमिटेड होता था, और अब इंटरनेशनल मार्केट से मार्केटिंग के कारण जो है आपका क्या हो जाएगा? मार्केट शेयर जो है दैट विल बी अनलिमिटेड। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इससे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट में, आप टीवी ओपन करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको यही एडवर्टाइजमेंट, आजकल टीवी का समय चला गया है, सोशल मीडिया, जो जब भी आप स्क्रॉल करेंगे यू विल सी दैट एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि उस पर्टिकुलर समय में चलता है। ओके, तो इससे जो है ब्रांड अवेयरनेस, लोग जो है रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। ओके, so this is international marketing helps to increase the brand awareness, और एक तरीके से उस कंपनी की गुडविल भी फिर बढ़ती है। तो चाहे तो आप वो भी पॉइंट लिख सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, इट इंक्रीजेस गुडविल ऑफ द कंपनी। रिस्की है इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऑब्वियसली आपको सभी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल लेवल्स पे हैं, है ना। सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को जो है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यदि उसकी रिसर्चिंग में दिक्कत हो गई, तो वो प्रोडक्ट यदि कस्टमर्स को पसंद ना आया, तो आपका सेल्स का फेल्यूर हो जाएगा, जिसके कारण पूरा नुकसान। तो ये बहुत ही रिस्की फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केटिंग, इट इज हैविंग अ मैक्सिमम रिस्क। देन कॉम्पिटिटिव एलिमेंट है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, क्योंकि यदि आप एक जगह
एक कंपनी है और कहीं बिजनेस कर रहे हैं विथ मोर देन वन नेशन में, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो आपकी कॉम्पिटिटर्स होंगी, यानी उसी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती होंगी और वो भी जो है वहां पे बिजनेस कर रहे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है आप, इफ यू आर फ्रॉम अ इंडियन कंपनी, है ना, एक इंडियन कंपनी है, वो यूएस में जाके जो है अपना कोई ब्रांच खोल रही है, तो अब यूएस में और ज्यादा कंपनीज होंगी ना, वहीं के वहीं लोकल मार्केट भी तो होगा, तो जो है ये कॉम्पिटिटिव एलिमेंट होगा। तो कॉम्पिटिटिव एलिमेंट में क्या रहेगा, हमें प्राइस जो है लिमिटेड रखनी पड़ेगी जिससे हमारा कंपटीशन बरकरार रहे, यानी हमारे कॉम्पिटिटर से हमारी प्राइस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या कॉम्पिटिटर के बराबर होनी चाहिए, क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। सो इट इंक्लूड्स द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली एक नेशन से ज्यादा नेशन में जो है कंट्रीज में बिजनेस हो रहा है, तो इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगी, और इससे जो है ओवरऑल इनकम स्टैंडर्ड बढ़ेगा ऑफ द कंपनी, और यदि किसी इंडिविजुअल लेवल पे भी बढ़ती है तो वो कंट्रीब्यूट करती है कंट्री के डेवलपमेंट में। देन बेटर इंटरनेशनल रिलेशन, जब हमारा बिजनेस जो है एक जगह से ज्यादा जगह पे होता है तो इससे जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी मजबूत होते हैं, हमें और ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, चाहे हम फाइनेंशियल हेल्प की बात करें या किसी और। तो जो है ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है इस तरीके से हमारी मदद करता है जब हमारा इंटरनेशनल बिजनेस या हम ट्रेडिंग करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन मोर देन वन नेशन। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो सकता है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो है आप ऑलमोस्ट बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं, जैसे सेल्स बढ़ती है, ये एक फायदा हो गया, वाइडर स्केल कॉस्ट एक्सपांड, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ये भी इसकी जो है बेनिफिट हो सकता है। रिस्की फैक्टर जो है इसका बेनिफिट नहीं होता है, रिस्क जो है इसका एक डिसएडवांटेज, तो ये पॉइंट आप हटा सकते हैं। देन कॉम्पिटिटिव एलिमेंट जो है मदद करता है कि आप और ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बेटर, बाकी सभी पॉइंट्स जो हैं आप इंपॉर्टेंस या बेनिफिट में भी लिख सकते हैं। तो फीचर्स आते हैं तो आप ये सभी पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि फीचर्स में आप नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों लिख सकते हैं, लेकिन बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस आते हैं तो आप सभी पॉइंट्स लिख लीजिए रिस्क को छोड़ के। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन रेडी हो जाता है यदि इंपॉर्टेंस के नाम से क्वेश्चन आता है तो। यस, नाउ लेट अस डिस्कस द डीमेरिट्स या फिर की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, के क्या की इश्यूज हैं या क्या ड्रॉबैक्स हैं, या इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, क्या डीमेरिट्स हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की, या क्या डिफेक्ट्स हैं जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं। बिकॉज इट इज अ वेरी रिस्की प्रोसेस, जब आप एक से ज्यादा बिजनेस ऑब्वियसली अच्छा चलता है तो यू आर हैविंग अ गुड सेल्स, हाई इनकम, लेकिन रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, लेट अस सी। टैरिफ बैरियर्स, अलग अलग कंट्री के टैरिफ, अलग अलग चार्जेस जो रहते हैं, टोल चार्जेस बोले, डॉक चार्जेस बोले, जितने भी चार्जेस हैं, टैरिफ जो उसमें टैक्सेशन वगैरह लगते हैं, सभी नॉर्म्स जो हैं अलग है। तो ये एक बढ़िया बिगेस्ट फैक्टर है कि जितनी कंट्रीज के साथ जो है हम बिजनेस करेंगे उनके सभी टैरिफ रूल्स को हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से कितने टैरिफ जो है, कितने टैक्सेस जो है हम हमारे ऊपर लगाए जाएंगे ऑन द प्रोडक्ट। यदि हमने उसको अच्छे से नहीं समझा तो हम पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और यदि कॉस्टिंग हाई चले गई तो मार्केट में हमारा गुड जो है वो सोल्ड नहीं होगा। सो टैरिफ बैरियर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, हर कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं डिफरेंट रहते हैं, तो उनको समझना दैट इज ऑल्सो अगेन अ डिफिकल्ट टास्क, और उनको फिर फॉलो भी करना जरूरी है। जिस कंट्री के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां की पॉलिसीज आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी उनकी बिजनेस पॉलिसीज होंगी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगी वो सभी पॉलिसीज। देन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट, यदि वहां का पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है कंट्री में, पॉलिटिकली पार्टी जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, तो वो एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द, यदि किसी कंट्री में पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी है या गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल है या चीजों को नहीं मैनेज कर पाती है, तो वो दिक्कतें, वो सामना जो है आपको भी करना पड़ता है। प्लेस कॉन्स्ट्रेंट, अलग अलग जगह की जो है दिक्कत हो सकती है कि किस लोकेशन पे जो है आप आपकी ब्रांच डालेंगे या बिजनेस करेंगे या प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। जैसे कि अभी हमने मैकडी की बात करी, तो इट इज अ मैकडी जब इंडिया में आया है
या इंडिया के अलावा जो किसी दूसरी कंट्री में जाएगा, तो हर जगह उस टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझना, उसके अकॉर्डिंग जो है वैसा आउटलेट बनाना, वैसा प्रोडक्ट का टेस्ट बनाना, वो एक बड़ा हर्डल है। ओके, देन वेरिएशन इन एक्सचेंज रेट्स, अलग अलग कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं तो सबकी करेंसी डिफरेंट है, करेंसी डिफरेंट है तो एक्सचेंज रेट्स जो है डिफरेंट है, तो उन सभी को समझना और उनसे रिलेटेड अच्छी जानकारी भी हमें, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना। तो ये वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट होने के कारण जो है हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो है एक ब्रॉड व्यू हो जाता है, मतलब हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। जैसे आप सिंगली अगर नेशनल लेवल पे सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि रुपये में हमारा लेन देन होगा, है ना, बट व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस विद मोर देन वन नेशन तो वहां पे एक्सचेंज रेट का वेरिएशन आता है। ठीक है, नॉर्म्स एंड इथिक चैलेंजेस, उस पर्टिकुलर कंट्री के क्या नॉर्म्स हैं, कि किस तरीके की इथिक्स है, उन सभी चीजों को जो है फॉलो अप करना। नॉर्म्स एंड इथिक्स चैलेंज जो है इट इज वन ऑफ द अगेन बिगेस्ट हर्डल, दैट इज द की इशू इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। यस, नेक्स्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये एक बड़ा डिफेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, ये ड्रॉबैक है, क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट यदि प्रॉपर नहीं होगी तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं चलेगा। तो उसकी मार्केटिंग मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप प्रमोशन कैसे करेंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे होगी, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसकी ग्रेडिंग कैसे होगी, ओके, एवरी पी जिसको हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होगा और फिर सेलिंग का प्रोसेस कैसा होगा, एडवर्टाइजमेंट कैसी होगी, किस वे में होगी, तो हर चीज को समझना। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल लेवल, तो हमारी कंट्री में क्या चल रहा है जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो चीज काम करे, तो टेस्टेड एंड ट्रायल रिसर्च करना बहुत मैंडेटरी होता है। तो ये एक बड़ा हर्डल हो जाता है इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग कि आपको उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, उस कंट्री में लोगों का क्या इमोशंस हैं, उस हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे इमोशंस जो है बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जो है कुछ इसी तरीके से होती है। आप यदि देखें तो कुछ पेरेंट्स और बच्चों का जो है जुड़ाव करके कोई प्रोडक्ट को जो है दिखाते हैं, वहां पे इमोशंस का इंपॉर्टेंस करके जो है एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो बाकी कंट्रीज में जो है अलग अलग एटीट्यूड समझना पड़ता है कस्टमर का, और उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केटिंग की जाएगी। तो इसलिए जो है ये एक डीमेरिट है, यदि वो प्रॉपर नहीं हुई तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। सो दिस आर द की इश्यूज इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है और उसके की फीचर्स, जो बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस में आता है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या तकलीफें हैं वो भी हमने डिस्कस कर दी। ठीक है, यस। अब हम देखें स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब यदि इसके स्कोप की यदि हम बात करें तो इट हैज अ ब्रॉड स्कोप, बहुत ही वाइडर स्कोप है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, और अलग अलग बेसिस पे। लेट अस सी ऑन द डिफरेंट बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल मार्केटिंग को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर उसकी क्या प्रवृत्ति है उसके बेसिस पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन के बेसिस पे हम इंटरनेशनल मार्केटिंग को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखें कि सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है। तो इट इज बेस्ड, हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस जो हो रहा है उसमें क्या प्रिंसिपल्स जो है हमें फॉलो अप करना है। उसमें हर चीज आ जाएगी कि आपका ऑर्डर किस वे में जाएगा, प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, प्लानिंग कैसे होगी, है ना, उसके बाद उसका जो है प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस में जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, टैरिफ के चार्जेस वगैरह को समझना होगा, टैरिफ पॉलिसी समझना होगा, लीगल रिक्वायरमेंट समझना होगा, तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, ये सभी चीजें जो है हमें समझना होगा इन द इंटरनेशनल मैटर। ये इसका एक सब्जेक्ट मैटर है कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो उसके प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मॉनेटरी एस्पेक्ट को, जहां पे आपको करेंसी को समझना पड़ेगा कि आपकी करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी का क्या रेट डिफरेंस है, क्या इट इज सूटेबल टू डू बिजनेस इन दैट कंट्री, उन सभी एस्पेक्ट को, उसके मॉनेटरी एस्पेक्ट को समझना भी जरूरी है। देन पॉलिसीज, पॉलिसीज कौन सी, जो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको समझना। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। इंटरनेशनल मार्केटिंग का स्कोप इतना ब्रॉड है कि वो किसी भी
कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यदि इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही है और प्रोसेस प्रॉपर जा रहा है, आपका प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा हो रहा है, बन रहा है, तो उससे जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देन फॉरेन बिजनेस स्ट्रक्चर को भी समझना रहेगा कि फॉरेन में यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस वे में। तो ये सभी जो है सब्जेक्ट मैटर हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे ये सभी पॉइंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो साइंस एंड आर्ट दोनों है। अब ऐसा क्यों कहा है? तो सबसे पहले यदि हम देखें साइंस क्या होता है, तो साइंस जो है प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, यानी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और साइंस ऐसा है जो कि यूनिवर्सल, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, वो यूनिवर्सली जो है अडॉप्टेड हैं, यानी यूनिवर्सली सभी उसको मानते हैं। जैसे कि न्यूटन का लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ है, सभी इसको मानते हैं और वो है भी। और आर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जो है प्रैक्टिकली वे में सिस्टमेटिक मैनर में करना, दैट इज एन आर्ट। और इंटरनेशनल मार्केटिंग को इसलिए साइंस एंड आर्ट कहा गया है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग भी बेस्ड है बहुत सारे प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स के, जैसे कि हमने उसके सब्जेक्ट मैटर को देखा। और ये जो नॉर्म्स हैं वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड हैं कि आपको वो चीजें फॉलो करना ही रहेगा। टैरिफ चार्जेस को समझना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझना, और आर्ट जो है इन्हीं सभी चीजों को जो है प्रैक्टिकल वे में करना, तो ही आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट इज द, यदि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसकी प्रवृत्ति के बेसिस पे यदि हम जज करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, सो इट इज एन साइंस एंड आर्ट बोथ। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, तो अलग अलग टाइप से इंटरनेशनल मार्केटिंग कहला सकती है। यदि आप इंपोर्ट करते हैं, यानी आपका गुड्स जो है कहीं बाहर से आता है और आप उसका बिजनेस करते हैं, तो दैट विल बी द इंटरनेशनल मार्केटिंग। एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग का हिस्सा है, जब यहां से गुड्स जा रहा है किसी फॉरेन कंट्री में। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एग्रीमेंट किया है किसी अदर कंट्री के साथ, है ना, तो ये भी आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग का हिस्सा है। ब्रांच इन फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट में ब्रांच खुल रही है, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन, किसी के साथ मिलकर जो है आप काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं और वो दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। और कोई आपकी कंट्री में आके कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल मार्केटिंग। लाइसेंसिंग, किसी से आपने लाइसेंस लिया है और यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपनी कंट्री में, ओके, दैट इज ऑल्सो अगेन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं इन द बिजनेस वे, आप सिंगल इंडिविजुअल होके नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो डिवीजन के बेसिस पे जो है हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के अलग अलग बिजनेस, यानी किसी भी वे में हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं या सर्विसिंग कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो द इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये मेन बात है। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग के नाम से आता है, बढ़िया से आप इस तरीके से कोई डायग्राम बनाइए, जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में, आप जो है वर्टिकली डायग्राम बना सकते हैं, जो भी वे आपको अच्छा लगता है उस वे में, और उस बेसिस पे आप समझाइए। और जैसे मैंने आपको पॉइंट लिखा है, अब इस पॉइंट के साइड में जो है उसको आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए, है ना, इट विल बी इम्पैक्टफुल। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको डायग्राम को इतना बता दिया और फिर ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर से आपने पॉइंट्स लिखना चालू किया। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर उस पर पहला पॉइंट लिखिए, उससे रिलेटेड 2-3 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर सेकंड, थर्ड। ऐसे में यदि 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको सामने वाला बहुत अच्छे नंबर देगा, मैक्सिमम मार्क्स देगा, यदि इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि क्वेश्चन का सिर्फ एक पोर्शन आपसे पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इंटरनेशनल मार्केटिंग को समझाइए, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वो साइंस एंड आर्ट है, ठीक है, तो पहले तो आप ये बता दीजिए फिर कि वो इट इज अ साइंस एंड आर्ट। फिर साइंस का मतलब क्या होता है, तो साइंस जो है प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, साइंस जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स पे जो है फॉलो अप होती है। फिर आर्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए कि आर्ट क्या होता है, तो वर्क इन अ प्रैक्टिकल, टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू द साइंस एंड टू डू वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर, वो होता है आर्ट। जब हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर जो है आप एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ बनाएंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है इट इज साइंस एंड आर्ट। तो इस तरीके से कभी भी नॉलेज कितना है आपका वो मायने नहीं रखता है, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब बढ़ते हैं हम आगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, आपके आसपास की चीजें, दैट इज द एनवायरनमेंट। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट यानी ऐसे सभी फोर्सेस जो मार्केट को, आपके इंटरनेशनल मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। लेट अस स्टडी। International marketing environment encompasses the external factors and forces that impact a company's ability to operate and make marketing decision in global market. International marketing environment क्या है, ऐसे सभी external factors जो कि फैक्टर्स हो या फोर्सेस हो जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं कंपनी की एबिलिटी को, कि उससे कंपनी किस तरीके से ऑपरेट होगी, है ना। ऐसे सभी फैक्टर्स जिससे कंपनी की चलने में, उसके प्रोडक्ट के लिए जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग डिसीजन में इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं, करते हैं। तो जैसे कि ये इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ऑब्वियसली बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे। तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ डिसीजन, स्ट्रेटेजी एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस ऑपरेटिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। जब हम बाहर यानी एक नेशन से ज्यादा में बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली जितने भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं कंपनी के डिसीजन में, उसकी स्ट्रेटेजीज को लेके, उसको ऑपरेट करने को लेके, कुल मिला के कंपनी का या प्रोडक्ट का सक्सेस होने को लेके जितने भी फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट आर द फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब ये फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, तो ये दो तरीकों के हो सकते हैं, द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड द माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट्स ऑल द बिजनेसेस, वो आ जाएगा, है ना। बाहर के फैक्टर्स जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी यदि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स या लीगल रूल्स चेंज हो गए उस कंट्री के, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे और इस पे आपकी कोई रोक नहीं है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। पॉलिटिकल फैक्टर बोल सकते हैं जिसको हम, कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट चल रही है और उन्होंने कुछ नया नॉर्म लेकर आए हैं अपनी कंट्री में, तो वो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर फैक्टर जो है इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस को। और दूसरा होता है द माइक्रो एनवायरनमेंट, उसमें स्पेसिफिक फैक्टर्स जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी कंपनी को। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट करते हैं आपकी कंपनी को, और स्पेसिफिक फैक्टर्स जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपकी कंपनी को। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक को बोलते हैं हम मैक्रो और दूसरा जो है माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऐसे सभी फैक्टर्स जो कंपनी के चलने को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, कंपनी उससे ऑपरेट होगी कि नहीं होगी उस पर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो में भी कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं और माइक्रो में भी, लेट अस सी डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो हमने देखा दो फैक्टर्स मेनली इम्पैक्ट करते हैं, एक मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर और दूसरा माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। अब मैक्रो में भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, लेट अस डिस्कस दैट। तो ये मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, यानी ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये जब भी कुछ चेंजेस होगा इसमें तो कंपनी की एबिलिटी जो है इम्पैक्ट होगी। और माइक्रो फैक्टर्स जो है दैट आर द स्पेसिफिक फैक्टर्स जिसको कंपनी कुछ हद तक जो है मेंटेन कर सकती है, ठीक है, कंट्रोल कर सकती है। अब मैक्रो एनवायरनमेंट, ये आपको डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर पूछ लिया आपसे डिटेल में, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसको हम समझ लेते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर में कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ना, क्या स्टेबल है कि नहीं है, वो एक मैटर करता है, इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं आपकी कंट्री की, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कैसे आ जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी यानी बजट पॉलिसी कैसी है, ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या हैं, वो सभी चीजें जो है इसमें आ जाएगा। ये सब चीजें आप लिखते जाइए, जो भी एग्जाम्पल मैं कोरिलेट कर रही हूँ आप उसमें लिखिए। आपको अगर इकोनॉमिक फैक्टर अलग से पूछा है तो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और यदि सिर्फ इकोनॉमिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन डिटेल में यदि स्पेसिफिक इकोनॉमिक पूछ लिया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पूछ लिया, तो उसको फिर आपको मेंशन करना है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, स्टेबल है कि इनस्टेबल है,
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसा है, वो सब चीजें। इकोनॉमिक पॉलिसी में अगेन हम रिपीट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, ट्रेड पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है। मॉनेटरी पॉलिसी में यानी जो आरबीआई रेट्स वगैरह डिसाइड करती है वो, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपकी कंट्री का, इकोनॉमिक सिस्टम यानी आपकी इकोनॉमी जो है किस टाइप की है, क्या आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, क्या आपकी एक कंट्री जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे इंडिया इज एन मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक दोनों तरीके की पैटर्न चलता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, तो इनमें चेंज हो गया तो ऑब्वियसली आपकी इनके नॉर्म्स में, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आ गया, सपोज बजट में कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो आपके बिजनेस से कोरिलेट करती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपके इंटरनेशनल मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। देन पॉलिटिक जैसे कि बजट में हमेशा ही कुछ ना कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स आ गए कि इतना परसेंट जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको कम कर दिया सडन, कुछ ऐसा हो गया तो वो इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस को। देन पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज चेंज हो गई, जैसे कि हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया कि कुछ लीगल रूल चेंज हो गया गवर्नमेंट की तरफ से उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो दैट विल इम्पैक्ट। देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सोशल कल्चर में आपकी सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, यदि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, रिलीजन कैसा है, लोगों का सोच कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ये बिलोंग करेगा। कल्चर फैक्टर में एजुकेशन लेवल कितना है, यदि वो है तो उससे जो है आपका प्रोडक्ट, यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अवेयर लोग जो है उसको ज्यादा समझेंगे, वो खरीदेंगे, तो जो है इट विल इम्पैक्ट। लिटरेसी ऑफ द कस्टमर विल ऑल्सो इम्पैक्ट। तो ये सोशल एंड कल्चरल में आ गया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में कुछ नई टेक्नोलॉजी जो है यदि मार्केट में आ रही है और आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, तो वो इम्पैक्ट करेगी करेगी, है ना। डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन किस टाइप की है, दैट विल इम्पैक्ट द इंटरनेशनल मार्केटिंग। देन एनवायरमेंटल फैक्टर यानी आपके आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके से है, क्या आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, यदि उसमें कुछ चेंज हो जाएगा तो फिर जो है आपके इंटरनेशनल मार्केट को जो है इम्पैक्ट होगा। फिर जोग्राफिकल प्लेसेस, जिस प्लेस पे आप बिजनेस कर रहे हैं उस प्लेस की वेदर कंडीशंस क्या है, ज्योग्राफी यानी लोकेशन वाइज चीजें जो हैं ऑब्वियसली इंपैक्ट करेगी। जो प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहा है लेकिन हो सकता है वेदर कंडीशंस दूसरी जगह जहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है, तो वो प्रोडक्ट उस तरीके से ना चल पाए उस प्लेस पे, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम जितना भी पढ़ेंगे सभी चीजें जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड ही रहेंगी। ये चीजें हमने एमकॉम फर्स्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ी थी, लेकिन वहां पे हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग का नहीं पढ़ा था, सिर्फ हमारे बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट कर रही हैं उस पे करा था, दैट वाज ऑफ द लोकल लेवल बिजनेस। लेकिन ये सभी जो है अब हम इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक सेम है। बिजनेस तो बिजनेस होता है चाहे नेशनल लेवल पे करें या इंटरनेशनल लेवल पे करें, तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर की, तो ये भी ऑब्वियसली प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है, कस्टमर के लिए, तो कस्टमर की वांट, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सभी चीजें यदि चेंज होंगी तो इट विल इम्पैक्ट द कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट को ये इम्पैक्ट करेगा। उनको भी अपने हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। कंपटीटर कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, आपके जैसा जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइसिंग, वो सभी चीजें जो हैं आपके पर्टिकुलरली कंपनी को भी इम्पैक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होना चाहिए, क्या वे होना चाहिए, होलसेलर टू रिटेलर की, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट आप गुड्स लेकर आएंगे कि खुद का प्रोडक्शन करेंगे, किस तरीके से, तो ये भी इम्पैक्ट करेगा आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जो है कॉस्टिंग डिपेंड रहेगी बहुत कुछ, जितने ज्यादा मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेंगे उतनी ज्यादा जो है कॉस्ट बढ़ेगी। आपके सप्लायर्स कौन है, किन से आप गुड्स खरीदते हैं, किन से आप सर्विसेज लेते हैं, दैट विल, यदि वो प्राइस हाई कर देंगे या उनको कुछ चीजें इंपैक्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो आपके प्रोडक्ट को भी इम्पैक्ट करेंगी। सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये दो तरीके के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, जिनको हमने डिटेल में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आपसे सिर्फ माइक्रो पूछ लेंगे तो भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ मैक्रो पूछ लिया तो भी, सिर्फ इकोनॉमिक पूछ लिया तो भी आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। What is the next topic? That is various points to be considered before entering the export business. Export business में enter होने से पहले हमें किन points का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो export क्या होता है, सबसे पहले हम जो है नेशनल लेवल पे जो कंपनी है
यहाँ की कंपनी जो है किसी बाहर कंट्री में जाके बिजनेस कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है, यानी यहाँ से गुड्स जो है आउट ऑफ द कंट्री जा रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। और दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आएगा तो दैट विल बी द इम्पोर्ट। सबको पता है, लेकिन हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया, क्योंकि मेन पॉइंट जो है हमें ये समझना है कि वेरियस पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। एक्सपोर्ट बिजनेस से पहले जो है हमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस समझने हैं। अब यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट लिखा है, यदि इंटरनेशनल बिजनेस भी आ गया तो भी उसका मायना नहीं बदलेगा। यदि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो जो है आप किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो भी आप चीजें सेम मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट बिजनेस करना है आपको, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट को। रिसर्च योर मार्केट, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जो मैकडी का, मैकडोनल्ड्स का। तो मैकडोनल्ड्स इज अ कंपनी ऑफ यूएस। अब वहां से जब वो अलग अलग कंट्रीज में आई तो वहां पे उन्होंने मार्केट रिसर्च की। जैसे इंडिया में वो आए तो उन्होंने इंडिया के कस्टमर्स को समझा। इंडिया के कस्टमर्स को क्या चीजें समझी होगी कि इनका टेस्ट कैसा है, खाने पीने की चीजें कैसी है, क्या ज्यादा फूडी लोग हैं यहाँ पे, स्पाइसी खाते हैं क्या, कि ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, ये सभी चीजें, उनका प्रेफरेंस क्या है ना, क्या वो कॉस्टली खरीद सकते हैं क्या, तो प्राइसिंग पैटर्न पता पड़ेगा। नहीं तो उनको उसी कॉस्ट के अंदर जो है मैनेज करना पड़ेगा कि भाई 50 रुपए से ज्यादा वाला बर्गर जो है इंडिया में नहीं चलता है। यदि उनको ये समझ में आ गया कि कस्टमर इससे ज्यादा पे नहीं करता है तो वो उसको वो कॉस्टिंग मेंटेन। तो इस तरीके से पूरी मार्केट रिसर्च, इनका कॉम्पिटिटर कौन है ना, कौन कौन हो सकता है कि और जो बर्गर बना रहे हैं कंपनियां, उनको समझना। सप्लायर्स, ये किन से जो है अपना लोकल लेवल पे यदि कुछ खरीदना हो तो ये अपना कुछ खरीद सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से मार्केट की रिसर्च करना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले। फिर चूज योर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, आप किस प्लेस पे एक्सपोर्ट करेंगे वो आपको डेस्टिनेशन चूज करना। यानी आप इंडिया, सपोज यूएस की कोई कंपनी इंडिया में आ रही है तो इंडिया में भी किस प्लेस पे सबसे पहले बिजनेस ओपन करेगी। इट मे बी मुंबई, इट मे बी अदर मेट्रो सिटीज, दिल्ली हो गया, है ना। तो आपका एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगा, सबसे पहले आपके गुड्स आप कहाँ पे जो है बेचेंगे, सेल करेंगे, दैट। ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिल करने पड़ते हैं, कौन सी फॉर्मेलिटीज जो है फिल करनी पड़ती है, ये सभी चीजें जो है आपको मेंशन, ये सभी चीजें जो है कंसिडर करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस, इंटरनेशनल लेवल्स पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वहां की गवर्नमेंट के हों, और जिस गवर्नमेंट, जो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए हैं रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद यदि आपको समझ में ना आया या उसमें दिक्कत हो गई तो आपका बिजनेस तो वहीं छूटेगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स और आ जाएंगी। असेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को जो है समझना, उनको उनकी कंडीशंस यदि फुलफिल कर पा रहे हो तो फुलफिल करना या उनका अरेंजमेंट करना। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, कमर्शियल इनवॉइस जो आप बिजनेस करेंगे उसके लिए, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से वो गुड्स निकला है तो वो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, बिल ऑफ लेडिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, यदि आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस किया गया है, सी के थ्रू जा रहा है या एयरवेज के थ्रू जा रहा है, तो ये असेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आपको ध्यान रखनी है। देन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिस्टिक एंड शिपिंग प्रोसेस, किस तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट दूसरी जगह पे पहुंचेगा उसको समझना। शिपिंग प्रोसेस क्या होगा कि आपकी कंट्री से डायरेक्ट जो है दूसरी कंट्री में शिपिंग के थ्रू जो है गुड्स जा रहे हैं, कि शिप जो है बीच बीच में दूसरी कंट्री के थ्रू होकर गुजरेगी, कि आपको 2 शिप्स की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस हिसाब से आपको डॉक चालान, यानी जहां पे शिप रुकती है तो आपको चालान पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आपके गुड्स उठा सकते हैं, है ना। तो वो सभी चीजों को समझना। कुल मिला के ओवरऑल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस की जितनी भी चीजें हैं उसको समझना। करेंसी एक्सचेंज, जिस कंट्री के साथ आप बिजनेस करेंगे उसका एक्सचेंज रेट समझना। पेमेंट मेथड्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि बहुत जगह जो है हम ये देखें कि रुपी और सपोज दूसरी कंट्री का जो है यूएस का ले लें हम डॉलर, अब इसमें जो है करेंसी एक्सचेंज रेट का कितना डिफरेंस है। पेमेंट मेथड्स आप क्या रख सकते हैं, क्या एक कॉमन पेमेंट मेथड हो सकता है क्या, जैसे पेपाल इज एन गुड ऑप्शन, जहां पे जो है
कॉमन प्लेटफॉर्म है जिससे आप लेन देन कर सकते हैं। आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह हो गया, उसके थ्रू जो है आप पेमेंट्स कर सकते हैं इजीली। ठीक है। देन टैरिफ एंड टैक्सेशन क्या रहेंगे, क्या चार्जेस लगेंगे आपके जब आप किसी भी तरीके का बिजनेस करेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। यदि कोई हाई रिस्क की प्रोडक्ट है तो उसके लिए टैक्सेशन चार्जेस वगैरह ज्यादा देने पड़ेंगे, तो उन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करना। सो दिस पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, ये सभी पॉइंट्स जो है हमें कंसिडर करने पड़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस करने से पहले। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस बोले या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। अब हम ये देखें, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक मार्केटिंग, यानी डोमेस्टिक मार्केटिंग यानी जो आपके नेशन के विद इन में ही जो मार्केटिंग हो रही है, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मेनली तो हमें पता है कि जब हम अपनी ही कंट्री में बिजनेस करते हैं तो दैट इज डोमेस्टिक मार्केटिंग। लेकिन हम जब एक कंट्री से ज्यादा, अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री में भी बिजनेस कर रहे हैं तो दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो अब अलग अलग बेसिस पे हम इसका डिफरेंस समझते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे पहले डिफरेंस के बेसिस पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो आया पिछले साल आया था, दैट वाज ये क्वेश्चन आया था 2023 में कि इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है। तो इंटरनल मार्केटिंग जो है दोस्तों डोमेस्टिक मार्केटिंग को ही कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होती है तो वो आता है तो भी आप यही एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केटिंग आएगा तो वो तो हमने समझ लिया। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग के बेसिस पे, तो डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होती है कि जब आप बिजनेस जो है, मार्केटिंग जो है विद इन द नेशन, वन नेशन में ही करते हैं, दैट इज डोमेस्टिक मार्केट। इट इज विद द मल्टीपल नेशंस या मोर देन वन नेशंस, तो जो है दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। देन स्कोप, तो ऑब्वियसली एक ही नेशन में बिजनेस हो रहा है तो इसका स्कोप जो है लिमिटेड है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे बिजनेस जो है मोर देन वन नेशन हो रहा है तो इसका स्कोप जो है क्या है, वाइडर है इन कंपेरेटिव टू डोमेस्टिक मार्केटिंग। फिर लैंग्वेज, नेशन एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे वन नेशन रहेगा तो एक कॉमन लैंग्वेज भी रहेगी। जैसे इंडिया है तो इंडिया में मोस्टली जो है हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसमें बिजनेस अंडरस्टैंड किया जा सकता है। वहीं यदि हम यूएस की बात करें तो वहां पे जो है इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज। लेकिन जब आप एक से ज्यादा नेशन से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी समझना पड़ेगा कि वहां की रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं कौन सी रहेंगी, है ना। यूजली इंग्लिश जो है एक कॉमन लैंग्वेज रहती है जो सभी बिजनेस के लिए ऑपरेटेबल रहती है, बट स्टिल देयर आर वेरियस कंट्रीज जहां पे इंग्लिश भी फिर काम नहीं करती है। ठीक है। देन करेंसी यूज्ड, तो यहाँ पे तो उसी नेशन की जो है करेंसी यूज होती है, और यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल करेंसी जो है यूज करनी रहेंगी जिस भी देश से आप, जिस भी कंट्री से आपका बिजनेस है, दैट विल। देन कंट्रोल, यहाँ पे जो है लेस कंट्रोलेबल है, आप यानी उसको हम लिख लेते हैं इजिली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज नेशन विद इन द नेशन, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल नहीं, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है आपका बिजनेस हो रहा है तो इजिली कंट्रोलेबल। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली टू डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे कंट्रोल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आप अलग अलग नेशंस के साथ जो है बिजनेस करते हैं। ठीक है, आपको एक एक वर्ड नहीं लिख के आना है, जो मैं पूरी लाइन बोल रही हूँ आपको वो पूरी लाइन जो है यहाँ पे मेंशन करनी, इसलिए आप खुद के नोट्स बनाते चलिए। इट विल रियली हेल्प यू यदि आप आपके नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर वे में। रिस्क, डोमेस्टिक मार्केटिंग में रिस्क जो है कम रहती है, बिकॉज सेम लेवल पे आप आपके नेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके हिसाब से आप बिजनेस करते हैं तो रिस्क कम रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है रिस्क जो है हाई रहती है। देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ऑब्वियसली लेस इन्वेस्टमेंट रहेगा, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है हाई रहेगा इन कंपेरेटिव टू द डोमेस्टिक मार्केटिंग या इंटरनल मार्केटिंग। ओके, फिर इसके अलावा यदि पॉइंट देखें तो टाइप ऑफ मार्केट, यहाँ पे आपको एक जैसा मार्केट मिलेगा, जैसे हम होमोजीनियस मार्केट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग टाइप के मार्केट मिलेंगे जिसको हम डाइवर्स मार्केट लिख देते हैं।
ओके, तो यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, बिकॉज अलग कंट्री में अलग मार्केट, फिर डिफरेंट इस तरीके से। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेस रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज पे आपकी निगरानी रखेगी, ठीक है। सो दिस ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डिफरेंस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है वो भी पूछा जा सकता है, डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होती है तो भी आप ये सभी चीजें मेंशन कर सकते हैं कि डोमेस्टिक एक नेशन के साथ बिजनेस करना, इसको जो है आप इलेबोरेटिव वे में लिख सकते हैं आसानी से। और इंटरनेशनल मार्केटिंग आता है तो वो हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। जो आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, अब उस एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब होता है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग करना, पर्टिकुलरली उस बिजनेस के, यहाँ पे एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना जो भी आपको रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं, है ना, लोग अगर उसमें रिक्वायर्ड हैं तो उनकी स्टाफिंग करना, उनको हायर करना, डायरेक्ट करना, जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनको डायरेक्ट करना, यानी लीडरशिप क्वालिटी बिल्टअप करना, स्टाफिंग करना, सॉरी उनको मोटिवेट करना काम करने के लिए, तो डायरेक्टिंग करना, उन पे कंट्रोल करना, निगरानी भी रखनी पड़ेगी, है ना, तो ये होता है मैनेजमेंट। अब एक्सपोर्ट मैनेजमेंट यानी एक्सपोर्ट के लिए ये सभी चीजें करना, दैट इज द एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। आइए इसको पढ़ते हैं डिटेल में। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस टू द फंक्शनल एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट वही कहा जा रहा है कि ये जो है मैनेजरियल प्रोसेस है, मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिससे हम मैनेजमेंट से फंक्शन एरियाज यानी काम कैसे होगा उसकी तरफ जाते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन, ये इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं ये सभी फंक्शन, जिससे हम क्या लेकर आ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोस इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट बिजनेस में, सभी को एक साथ प्रॉपरली काम हो, इंटीग्रेशन वे में हो, समय पर पता पड़े रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल आ गया तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये प्लानिंग इसलिए करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उन सभी एक्टिविटीज में सामंजस्य लेकर आ पाए, कोऑर्डिनेशन लेकर आ पाए। इट इज थस कंसर्न विद सिक्योरिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को सिक्योर कर पाए, एंड अचीव देयर सक्सेसफुल कंप्लीशन इन टाइम, ताकि हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है टाइमिंगली कंप्लीट हो, यानी उसमें हमें सक्सेस मिले, एज पर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय द फॉरेन बायर्स, जो फॉरेन बायर ने हमारे सामने डील रखी होगी या स्पेसिफाई किया होगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम फॉलो कर पाए, इसलिए हम ये सब चीजें मैनेजमेंट में करते हैं कि पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लान आउट करना, फिर सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करना कि क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, फिर यदि उसमें हमें लोगों को हायर करना है तो हम स्टाफिंग करेंगे, उनको डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप स्किल्स, टीम स्पिरिट बिल्टअप करना, एंड एट लास्ट कंट्रोलिंग करना, ठीक है। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, एक्चुअली एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हम का मेन उद्देश्य क्या है, तो इट्स मेन उद्देश्य जो ऑलरेडी हमने देखा कि एक्सपोर्ट ऑर्डर को क्या करना, सिक्योर करना, कि हमारा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो सुरक्षित रहे, टाइमिंगली हो पाए, टू इंश्योर टाइमिंगली शिपमेंट ऑफ गुड्स एज प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के अनुसार जो है टाइमिंगली हम उस गुड्स को पहुंचा पाए, ठीक है। देन अदर स्पेसिफिकेशंस इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड टू बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, और इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर यानी बायर और सेलर के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम फिलफिल कर पाए, इसलिए हम एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसी में एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कौन करता है, तो इसके लिए जो है मैनेजर आपको अपॉइंट करना रहता है कंपनी में, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट मैनेजर। अब उस एक्सपोर्ट मैनेजर के क्या फंक्शंस होते हैं या क्या क्वालिटीज होती हैं वो हमें डिस्कस करना है, ये भी 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो हम इसको लिख लेते हैं 2023 में, ताकि जो है आपको एक रिमाइंडर रहेगा कि आपको इसको अच्छे से देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, और आपको चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पेपर की, ओके। इंटरनेशनल मार्केटिंग, ओके। एक्सपोर्ट मैनेजर सर्व एज अ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन फॉरेन बायर एंड डोमेस्टिक सेलर, ठीक है।
अब क्या कहा जा रहा है कि जो है एक्सपोर्ट मैनेजर क्या है, एक तरीके से लिंक है किसके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में। जो फॉरेन बायर है जो आपके गुड्स खरीदेगा और आप सेलर रहे, तो इसके बीच में जो है एक्सपोर्ट मैनेजर जो है एक तरीके से मीडिएटर के वे में काम करता है, मध्यस्थता का। अनलाइक एक्सपोर्ट ट्रेडर्स हु बाय द प्रोडक्ट्स बिफोर सेलिंग डायरेक्टली टू फॉरेन बायर्स, एक्सपोर्ट मैनेजर फाइंड बायर्स इंटरनेशनली फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सपोर्ट मैनेजर जो है सेलर्स को सॉरी बायर्स को ढूंढ कर लाता है कि कौन जो है फॉरेन मार्केट में क्या चल रहा है, अभी किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और वहां से वो डीलिंग भी करके लाता है। एक्सपोर्ट मैनेजर इज द की पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। यदि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपको बहुत सारा बिजनेस भी लाके देगा। ओके, द सक्सेस और अदरवाइज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर डिपेंड्स इट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो एक्सपोर्ट बिजनेस की सक्सेस है या बाकी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत हद तक एक्सपोर्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड। काम अच्छे से करेगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा, बायर लेकर आएगा जिनको खरीदना है गुड्स, अगर वो लेकर आएगा तो भी बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ही इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन, ही और शी कैन बी, हु इफिशिएंटली ही हैंडल्स द ऑर्डर, जो बहुत अच्छे से ऑर्डर्स को इफिशिएंटली मैनेज करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोर्ट मैनेजर जो एक्सपोर्ट्स को संभालता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेसेस को मैनेज करता है। बायर को लाना हो, ऑर्डर्स को मैनेज करना हो, टाइमिंगली शिपमेंट करना हो कि समय से गुड्स पहुंचे, ये सभी चीजें। ओके, अब इसमें क्या फंक्शन होते हैं एक्सपोर्ट मैनेजर के, लेट अस डिस्कस। प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है आया है तो उसका प्लान आउट क्या करना है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो प्लानिंग करना। डायरेक्टिंग करना, यानी लोगों को जो है मोटिवेट करना काम करने के लिए, काम का वे बताना, उसमें लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना, लीडरशिप स्किल्स दिखाना कि काम को इस तरीके से करना है आपको, इस टाइम पीरियड में डायरेक्ट करना, एक तरीके से उनको गाइड करना, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको सुपरवाइज करना। ठीक है, देन इम्पोर्टर लेसन, इम्पोर्टर का जो है ग्रुपिंग से, ग्रुप लेसन का मतलब होता है ग्रुप, इंपोर्टर के ग्रुप को समझना कि इंपोर्टर जो है आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन उसको रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनको फुलफिल करना। रिपोर्टिंग देना कि क्या चीजें हो गई हैं, क्या वो क्वालिटी, क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, पूरी तरीके की रिपोर्ट्स जनरेट करना जो कि मैंडेटरी है फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस। देन अरेंजमेंट ऑफ शिपिंग, आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, है ना, और इसके अलावा आपके टैरिफ चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे, उन सभी चीजों को समझना। देन रिलेशनशिप मेंटेन करना, इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना, गवर्नमेंट के साथ जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना, वो सभी चीजों का ध्यान रखना। देन पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट यानी यहाँ पे ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट यानी कितने स्टाफ की जरूरत है, किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करना, उनका सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, ये सभी काम भी एक्सपोर्ट मैनेजर देखता है ना। अपॉइंटमेंट करना, एचआर मैनेजर का जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसका अपॉइंटमेंट करना, और उसके बाद उन सभी चीजों को देखना। दैट इज, लिख लें क्या हम, आप लिख लीजिए आपके नोट्स में, रिक्रूटमेंट करना, स्टाफिंग करना, ट्रेनिंग देना, ये सभी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। देन अकाउंटिंग फंक्शन देखना कि अकाउंट मैनेजर्स को अपॉइंट करना, अकाउंटिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस की अलग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अलग, ये सभी चीजों को देखना। ठीक है, देन मिडिल मैन फंक्शन भी जो है एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट मैनेजर जो है दैट वर्क्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में जो है मिडिल मैन का काम करता है। तो ये काम भी जो है कौन करता है, ये काम करता है हमारा एक्सपोर्ट मैनेजर। ठीक है, तो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजर। 9 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में आता है, तो इन सभी को जो है पॉइंट्स को आपको पॉइंट पैराग्राफ बना के लिखना पड़ेगा। हमने बेसिक आइडिया ले लिया है रिगार्डिंग दिस, और यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है या इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो क्या होती है, फिर उसमें हमने उसके फीचर्स देखे, बेनिफिट्स देखे, इश्यूज क्या क्या आते हैं उसको डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग, फिर हमने स्कोप देखा इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो कि बहुत बड़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन के बेसिस पे देखा, उसके नेचर के बेसिस, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे देखा। वो अलग से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, या ब्रॉड लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
फिर हमने देखा एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है और एक्सपोर्ट मैनेजर का काम क्या होता है। ओके, तो आप इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, कुछ इशू आता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। और विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन, और फिर मिलते हैं हम सेकेंड यूनिट में। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू keep motivating us. With this, thank you.